के बारे में जानने के लिए मनुष्य में हमेशा से ही जिज्ञासा और उत्साह देखने को मिला है और इंसान की हर जिज्ञासा को शांत करने का काम विज्ञान ने ही किया है। मनुष्य के आसपास लगातार अनंत चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं, जिसका जवाब लगातार विज्ञान दे रहा है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स जिसके अंदर हम सब, आप, मैं, ये सार सभी बसे हुए हैं, उसकी भी एज हम आज जानते हैं कि वो है 13.7 बिलियन ईयर्स। और ये हर चीज़ हम इसलिए जान सके क्योंकि हम साइंस और साइंस की टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा हर साल इम्प्रूव करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिज्ञासा विज्ञान के हर शोध और खोज की जननी है। ब्रह्मांड के शुरुआत से ही मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ती चली गई और वो पाताल से लेकर के आकाश तक शोध करता चला गया और खोज करता चला गया। लेकिन इन विज्ञान की जो शोध और खोज है, इनके पीछे भी कई सारी अनसुनी और अनकही कहानियां हैं। इन्हीं अनसुनी और अनकही विज्ञान की कहानियों पर आधारित है हमारी आज की पेशकश नोबेल माइंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि कैसे देश में युवाओं को विज्ञान और तकनीक की तरफ आकर्षित किया जा सके। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में नोबेल पुरस्कार प्रदर्शनी का शुभारंभ 9 जनवरी को किया, जो कि फरवरी के अंत तक चलेगी। I declare the exhibition open and hope you will all have an opportunity to experience it. The Nobel Prize is the world's recognized at the highest level for creative ideas, thought and work on fundamental science. इस प्रदर्शनी का मकसद है कि देश के युवाओं को नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताया जा सके और युवाओं को प्रेरणा दी जा सके। It will inspire them to undertake new and significant challenges that hold the key to our shared sustainable future. I'm very hopeful that this exhibition and this series will become a strong link between you and our students, science teachers and our scientists. दुनिया भर के 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी इस प्रदर्शनी में शिरकत की और विज्ञान में अपने शोध के बारे में अपने अनुभव भी युवाओं से साझा किए। Through interaction, we can gain more knowledge from them. We get a very good opportunity to learning something new about how the science is important for the development of our economy. It is very much appropriate for our country to do such type of events which give or develop our knowledge regarding to that. इस वक्त हम अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में मौजूद हैं और इस वक्त साइंस सिटी के अंदर एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी को लगाया गया है। ये प्रदर्शनी आधारित है नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके काम या फिर उनके शोध के बारे में। लेकिन इस प्रदर्शनी की एक और खास बात है कि इसे डिजिटल अंदाज में प्रस्तुत किया गया है ताकि आसान भाषा के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उन्होंने जो भी शोध की है या फिर खोज की है, इसके बारे में लोगों को डिजिटल माध्यम से बताया जा सके। तो क्या कुछ है खास इस प्रदर्शनी में, आइए जानते हैं। अहमदाबाद में स्थित साइंस सिटी में आने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि विज्ञान की दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में शोध को और भी बढ़ावा दिया जा सके, इसका पूरा श्रेय स्वीडन के एल्फ्रेड नोबेल को जाता है। ये इनके वेरी हार्डकोर साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे एंड इनका बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा था, इंडस्ट्रियल जैसे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप था। अल्फ्रेड नोबेल खुद एक साइंटिस्ट थे। उनका पैशन था लिटरेचर। उन्हें बुक्स रीड करना और लिखना या राइट करना बहुत पसंद था। नोबेल जो सर थे उनको सूटकेस बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे कि वो एक साइंटिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उन्हें हर जगह ट्रैवल करना पड़ता था, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक सूटकेस रखा करते थे। एल्फ्रेड नोबेल एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। नोबेल प्राइज आप में से किसी ने सुना है नोबेल प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज ऐसे लोगों को दिया जाता है जो 6 डिफरेंट कैटेगरीज
में कोई इन्वेंशन या कोई डिस्कवरी करे जो वर्ल्ड के लिए किसी तरह से बेनिफिशियल हो। एक बार नोबेल प्राइज जिसको प्राप्त होता है तो इनका जो एक स्टैच्यू होता है ये सबसे बड़ा होता है। वो कैटेगरीज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड मेडिसिन। 1901 से शुरू करके 2016 तक, लास्ट ईयर तक हमारा लगभग 911 नोबेल लॉरेट है। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इनका डेथ जब हुआ था 10 दिसंबर 1896 एंड इसका 5 साल के बाद 1901 में इनका देहांत का जो डेथ एनिवर्सरी होता है 10 दिसंबर में, ये फर्स्ट शुरुआत हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की तरह ही 300 से ज्यादा छोटे छोटे उत्पादों का पेटेंट करवाया था और इस तरह से मिलने वाले पैसे से उन्होंने एक फंड बनाया जो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में महान कार्य करने वालों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार देता है। इस प्रदर्शनी में आकर मैं इस बात को जान के आश्चर्यचकित रह गया कि हर नोबेल पुरस्कार विजेता की शोध ने मानव जाति का कल्याण करने का काम किया है। विज्ञान के ऐसे कई तथ्य हैं जिनके बारे में मुझे इस अहमदाबाद के साइंस सिटी की प्रदर्शनी में आकर पता चला। क्या आप जानते हैं औसतन एक इंसान के अंदर इतना डीएनए होता है कि उस डीएनए को सूर्य से प्लूटो तक और प्लूटो से सूर्य तक 17 बार खींचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिम्मेदार होता है। ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच लेवल 2 से 3 के बीच होता है। ये इतना एसिडिक होता है कि इससे एक ब्लेड को पिघलाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि पेरिस के आईफिल टावर की ऊंचाई जो कि अमूमन 300 मीटर है, उसकी लंबाई गर्मियों में 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है क्योंकि धातु गर्म होने पर और ज्यादा फैलता है। क्या आप जानते हैं कि लाइट की रफ्तार अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन फिर भी इस तेज गति के बावजूद सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आते आते 8 मिनट लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल में सभी ग्रह एक दिशा में अपने ध्रुवी पर घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन माना जाता है कि किसी बड़े एस्टेरॉयड की शुक्र ग्रह से टक्कर की वजह से शुक्र ग्रह अपनी ध्रुवी पर क्लॉकवाइज घूमता है। हम ये तो जानते हैं कि प्राणियों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी 20% ऑक्सीजन ब्राजील में स्थित अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होती है। आप ये तो जानते हैं कि हमारे खून में आयरन मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये आयरन हमारे शरीर में आता कहां से है? आयरन जब स्टार्स या सूर्य जिनकी डेथ होती है, वो डेथ होने के टाइम एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले प्रोसेसेस है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे आयरन है, आयरन के आगे गोल्ड है। वो सब स्टार की डेथ हुई, उसके एशेस या जैसे भस्म से हम आज बने हुए हैं, वो एक फैक्ट है। ये बात हम सब जानते हैं कि लगभग 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये डायनासोर प्रजाति विलुप्त होती चली गई। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले 200 मिलियन सालों के अंदर पृथ्वी का तापमान इतना गर्म हो चुका होगा कि इस पर रह पाना नामुमकिन होगा, यानी कि हो सकता है मनुष्य प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। विज्ञान की गणना भले ही इस तरफ इशारा कर रही हो कि पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मनुष्य की महत्वाकांक्षा उसे दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ तक कि वो ब्रह्मांड में जीवन के दूसरे विकल्प तलाश रहा है। So if you look at our closest star, the closest star itself is few light years away. That means if I send a signal hi, it takes few years for that hi to reach that star. And that is why, and if you look at our galaxy, the size of our galaxy is few
50 to 100,000 light years big. So if you send a signal from that sun, by the time it reaches Earth, 100,000 years have passed. साइंस सिटी में तमाम नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम के बारे में डिजिटल तरीके से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर कंप्यूटर पर आप एक बटन दबाने के साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में, उनकी खोज के बारे में और कैसे इन वैज्ञानिकों की खोज ने मानव जाति का कल्याण किया है जान सकते हैं। विज्ञान में कई खोज दूसरे बड़े आविष्कार को जन्म देती है। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि कैसे आज रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आने वाली एलईडी लाइट्स के पीछे ना जाने कितने नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज है। आज हर घर में लाइट या बिजली एक आम बात है, लेकिन 17वीं सदी तक लोग दिया जलाकर अपने घरों को रोशन रखते थे। 16th to 17th century में that time we have only that diya batti, that sticks and candle type of thing. सन 1889 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। इतिहास में पहली बार देखा है कि आपको लाइट मिलने के लिए आपको आग जलाने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनका घर का चारों दीवार पे उन्होंने सब उनका एडिसन का आविष्कार किया हुआ बत्ती, इलेक्ट्रिक बत्ती लगाए थे और वो देखने से दूर दूर से घोड़े गाड़ी पे सब आते थे, वो कैसे लाइट बनती है बिना आग से। साल दर साल इस क्षेत्र में आविष्कार होते चले गए और 2014 में इसामु आकासाकी और हिरोशिमा अमानो ने एलईडी लाइट की जो शोध की, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ऐसी भी कई खोज की हैं, जिससे न जाने कितनी जिंदगियों को बचाने में मदद मिली है। मलेरिया एक समय एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। मलेरिया से न जाने कितनी जानें चली गई थीं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता युयुतु की खोज के बाद कई जानों को बचाया जा सका। रोनाल्ड रॉस ने जो कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने एक बार दार्जिलिंग गए, उधर से देखे जो चाय बगीचा में जो नेपाली लेबरर काम करते हैं, वो लोग जब मलेरिया होता है तो सिंकोना बोल के एक पौधे का पत्ता चबाते हैं, तो उन्होंने उसी से गवेषणा चालू की। 1902 में उन्होंने पहली बार दिया था और शायद वो सेकंड नोबेल प्राइज़ है, क्योंकि 1901 से नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुआ था। तो वो पहला नोबेल प्राइज़ के बाद 2015 में डॉक्टर योयो टू, जो चाइनीज़ हर्ब के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने वो मलेरिया की आर्टेमिसिन नाम की एक दवा की शोध की। दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। जानलेवा बीमारियों की श्रेणी में डायबिटीज अव्वल नंबर पर है। ये किसी भी इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। 1921 में फ्रेडरिक बैटिंग, चार्ल्स बेस्ट और जॉन मैकलॉड ने इंसुलिन की खोज की, जिससे कि डायबिटीज को लगाम लगाने में काफी मदद मिली और इसके लिए इन लोगों को 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1923 में फर्स्ट इंसुलिन थेरेपी दी गई थी, लेकिन उस वक्त ये था कि इंसुलिन को कहीं ना कहीं से प्यूरिफाई करके ही लाना पड़ता था। अब अभी जो है डायबिटिक लोड, अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो उसमें जितनी इंसुलिन की ज़रूरत है, अगर हम कोई ऑर्गन से उसको लेके प्यूरिफाई करके देंगे तो वो मुश्किल है। इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अभी वो इंसुलिन हम लैब में बना पा रहे हैं। आज विज्ञान वहां तक पहुंच गया है जब अंदरूनी अंग में अगर दिक्कत भी आ जाए तो इसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। अमेरिका के जोसेफ मरे ने 1954 में हेरिक बंधुओं की किडनी को ट्रांसप्लांट किया और फिर इसके बाद शुरू हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिलसिला। जैसे 1954 में फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और अगर आप अभी देखने जाएं तो क्रोनिक डिजीज़ के हिसाब से, शायद वो डायबिटीज़ के लिए हो या किसी से हो, उससे हमारे काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहे हैं। और अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो नीड है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड है उतने हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन नहीं है। शायद ये भी दिन आएगा जब हम ये जेनेटिक
मेथड से हमने हमका ऑर्गन को भी दोबारा बना के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 1930 में कार्ल लैंडस्टेनर ने एक शानदार खोज की। उन्होंने बताया कि इंसानों के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं और इस वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, तब उन्होंने इनिशियली वो लोग रैंडमली देना चालू करते थे। उनको ऐसा है कि खून खून है तो हम किसी का भी खून किसी में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें देखा गया कि जब एक इंसान का खून दूसरे में डालते हैं तो वो बाहरी क्लॉट हो जाता है, लेकिन वो हर एक बार नहीं होता है। तो ऐसा क्या था कि जिससे जब एक बार डालते हैं तो किसी के साथ वो क्लॉट हो रहा है, किसी के साथ वो नहीं हो रहा है। तो लोगों ने उसको एनिमल में भी ट्राई किया, एक एनिमल को दूसरे एनिमल के ब्लड में डाला और ग्रेजुअली बाद में उसमें से पता चला कि इसके जो हैं ब्लड ग्रुप एंटीजेंस हैं और जो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जवाबदार हैं, और उसके ऊपर भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। आज विज्ञान वहां तक पहुंच गया है कि शरीर में डीएनए की जानकारी से कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और उसका खात्मा किया जा सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, इसका ये आविष्कार ये क्रिक और वैटसन ने किया था। अब ये डीएनए बेस्ड डायग्नोसिस जब आगे बढ़ा तो लोगों को ये हुआ कि हमारे शरीर में इतने सारे जीन्स हैं, अगर हम उनको एक साथ जान लेंगे तो हम हर एक जीन से पूरे शरीर के अलग अलग डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज विज्ञान में शोध की रफ्तार इस कदर आगे बढ़ रही है कि अब कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को भी लगाम लगाने के लिए शोध जारी है। आने वाले समय में हर किसी को खाना मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। भारत के हरगोविंद खुराना 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए उनकी शोध के लिए, जिससे कि खाद्य पदार्थों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। हरगोविंद खुराना हमारा भारतीय का आविष्कार और जीन मॉडिफिकेशन, इनफैक्ट ये जो चीज़ है इसका बेसिस पे आज हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का आती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में विज्ञान ने लोगों को काफी करीब ला दिया है। लोग कोसों दूर बैठकर भी एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। ट्रांसमीटर रेडियो ने कम्युनिकेशन को बदल कर रख दिया। 1948 में से बार्डिन, ब्रैटिन और शॉकले ने ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। वो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो जो जैसे कि सिलिकॉन या तो फिर वो जर्मेनियम, उसकी मदद से तो पीएनपी या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर उससे बनते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम ट्रांजिस्टर बना सकते हैं जो आज जितने इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो आपका कंप्यूटर पे है, जो आपका मोबाइल फ़ोन पे है, जो आपका रेडियो पे है, जो आपका वॉशिंग मशीन पे है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सब वो ट्रांजिस्टर का बेसिस पे बनती है। नोबेल पुरस्कार किसी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, लेकिन जॉन वार्डीन को अपने जीवन काल में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आज कम्युनिकेशन का आलम यह है कि बिना किसी वायर के मोबाइल फोन के जरिए हम दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। रेडियो की ही तरह मोबाइल फोन भी रेडियो वेव्स पर काम करता है। वायरलेस टेलीग्राफी के शोध के लिए गुगिल्मो मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्राउन को 1909 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, और शायद इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है कि आज हम लोग स्मार्टफोन्स पर बिना वायर के बात कर सकते हैं। गुगिल्मो मार्कोनी के नाम पे जाता है, उनको नोबेल प्राइज मिला। वो वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसका वजह से हमारा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, हम मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। भले ये आविष्कार का श्रेय एक्चुअली जाता है भारत का सर जगदीश चंद्र बोस को, बट ये साल करीबन 15 साल पहले ये IEEE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन्होंने स्वीकार किया कि एक्चुअली प्रथम आविष्कार का श्रेय
ये वायरलेस ट्रांसमिशन का जाना चाहिए सर जेसी बोस को, भले नोबेल प्राइज गुलियम मार्कोनी मिला था। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में जितनी खोज हुई उसमें सबसे अहम कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई खोज रही। अब यंत्र जितने छोटे हो रहे हैं उनकी क्षमता उतनी ही बढ़ रही है। एल्बर्ट फर्ट और पीटर ग्रुनबर्ग को 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग कर सके जिसमें इलेक्ट्रॉन पोजीशन अप और पोजीशन डाउन दोनों में साथ में कोहेरेंस में रहते हैं, जिसको क्वांटम कोहेरेंस कहते हैं, तो आप सिर्फ 10 बाइट की जगह पे 1000 बाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत लगातार इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सके वैश्विक मोर्चे पर, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खास फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि 65% आबादी भारत की 35 साल से कम की है, यानी कि भारत एक युवा देश है, और कैसे इन युवाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ आकर्षित किया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2.5 साल में कई ऐसे कदम लिए हैं जिससे शायद आप रूबरू नहीं हैं। दुनिया भर में ग्रेविटेशनल तरंगे मापने के लिए केवल 2 ही लैब हैं, लेकिन इन तरंगों के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ भारत अब आगे आया है और तीसरी लैब ग्रेविटेशनल तरंगों को मापने के लिए अब भारत में बनेगी। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ढूंढा कि ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण तरंग कहते हैं, जो आइंस्टाइन ने 100 साल पहले प्रिडिक्ट किया था, उससे भी हम ब्रह्मांड को ढूंढ सकते, समझ सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन के करीब 100 साल पहले का अनुमान आखिर सच साबित हुआ है। दरअसल करीब 1.25 अरब साल पहले ब्रह्मांड में 2 ब्लैक होल में टक्कर हुई थी। गौरतलब है कि 100 साल पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि इसके बाद अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा हुई और ये तरंगें किसी तालाब में पैदा हुई तरंगों की तरह आगे बढ़ती हैं। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सबूत मिल गए हैं। 2015 में ब्लैक होल की टक्कर के बाद पैदा हुई ग्रेविटेशनल तरंगें अमेरिका की लीगो लैब में मिल गई हैं। भारत ने दुनिया भर में 121 देशों में भी आह्वान किया है ताकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जा सके, और भारत का भी लक्ष्य है कि 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा इंस्टॉल की जा सके। वहीं सुरक्षित परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भी बढ़ चढ़कर भारत कदम उठा रहा है। फिलहाल न्यूक्लियर फिशन से परमाणु ऊर्जा पैदा होती है, यानी कि एक अणु अन्य में विभाजित होता है। हालांकि अब भारत फोकस कर रहा है कि कैसे 2 अणुओं को एक में विलय कर परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। ये ऊर्जा पैदा करने के लिए जो आजकल ये काफी ये मात्रा में संशोधन हो रहा है, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ तक इंडिया में अहमदाबाद में गांधीनगर में ये जो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है, वहाँ भी इसके लिए वो काफ़ी संशोधन हो रहा है। और इसमें अब एक मजे की बात यह है कि इसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमदाबाद में साइंस सिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, युवाओं को विज्ञान और रिसर्च के प्रति आकर्षित करने की दिशा में। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ये सभी उपलब्धियां अभी शुरुआत है, और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अभी लंबी दूरी तय करना है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि विज्ञान में हो रही खोज से मानव जाति का कल्याण हो सके। दुनिया भर के नोबेल माइंड्स के विज्ञान का सफर अनंत है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला विज्ञान का सफर है। लेकिन हमारे कार्यक्रम को अब विराम देने का समय आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा विज्ञान का सफर यानी कि नोबेल माइंड्स पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।